नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट के एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से बन सकते थे, इकोनॉमिक सर्वे की चैप्टर 1 से और आधे बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते थे वो मैं पार्ट 1 में कवर करा दिया हूं। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन क्या था बॉस? हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द साइज ऑफ बजट 2025-2026। बजट 2025-2026 का आकार क्या है? तो कितना आकार है बॉस? आकार क्या है, साइज क्या है, कितना पैसा है बजट में? तो बजट का जो आकार है वह है 1,65,000, 1,65,000 करोड़ बजट का आकार। ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है सीजीपीएससी 2013 में। 2013 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2013-14 के बजट का, कि बजट का आकार कितना है। तो सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है। तो 2025-26 के बजट का आकार कितना है? 1,65,000। पिछले बार भी मैं आपको समझाया था, इस बार भी आपको समझाता हूं। जब हम लोग बजट की बात करते हैं, जब हम लोग बजट की बात करते हैं तो किस ईयर की बात करते हैं? आने वाली ईयर। आने वाला ईयर क्या है? 2025-26 आने वाला ईयर। और जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे जो ईयर बीत गया। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा हमेशा जो ईयर बीत गया, जो साल चले गया उस साल की बात करते हैं। और बजट की जब हम लोग डेटा बात करते हैं तो हम लोग जो आने वाला ईयर है, आने वाला ईयर में आप कहां कहां कैसे कैसे पैसा खर्च करोगे उसकी बात करते हैं हम लोग बजट में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन से पहले इसको हम लोग समझते हैं कि जो बजट का आकार था वह साल प्रति साल बढ़ते जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि 2001-2 से 2001-2 से लेकर 2025-26 तक बजट का जो आकार है वो मुझे बताइए। 1-2 से 25-26 तक बढ़ा है, घटा है, क्या स्थिर रहा है कि बढ़ा घटा है? तो देखिए 2001-2 से कितना था भैया? 5,700 लगभग 24,000 हो गया, 95,000 हो गया, कुछ 1 लाख हो गया। अब क्या है? 1,65,000 हो गया। तो भाई ये जो वैल्यू है हमेशा बढ़ा है। बजट की वैल्यू हमें क्या हो रही है? बढ़ रही है साल के साल बढ़ते बढ़ते। चलिए अब क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बजट से। बजट का है कि अलग क्वेश्चन का बोलता है, पूछ रहा है हाउ मेनी न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी फॉर्म्ड अंडर द न्यू बजट इनिशिएटिव। नए बजट पहल के तहत कितनी नई सहकारी समितियां बनाई जाएंगी? तो कितनी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी? बजट के हिसाब से 500 नई सहकारी समिति बनाई जाएंगी। बजट के हिसाब से कितनी? 500 new cooperative society will be made as per our budget. Let's move forward. ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। What new education institute is planned to be established in छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कौन सा नया शिक्षण संस्था स्थापित करने की योजना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। तो कौन सा भाई बनने वाला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको फैशन टेक्नोलॉजी करना है, निफ्ट का एग्जाम दीजिए। निफ्ट एक एग्जाम होता है और छत्तीसगढ़ में आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लीजिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनने वाला है। निफ्ट का एग्जाम होता है, NIFT का एग्जाम होता है, उसको एग्जाम को दीजिए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़िए। ड्रेस डिजाइनिंग पढ़िए, ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़िए, जो आपका मन है वो पढ़िए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खुलने वाला है निफ्ट। चलिए, वेयर इज द प्रपोज्ड मेडिसिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड? प्रस्तावित मेडिकल सिटी भी कह सकते हैं, कहां स्थापित की जाएगी? तो जो मेडिसिटी है, नया रायपुर बनने वाला है हमारा मेडिकल सिटी। नया रायपुर क्या बनने वाला है? हमारा मेडिकल सिटी बनने वाला है।
जो नया रायपुर है। तो प्रस्तावित मेडी सिटी बनने वाली है, बहुत बड़ी मेडी सिटी बनने वाली है, ठीक है। जो बहुत बड़ी मेडिकल सिटी कौन सी बनेगी? हमारी नई रायपुर बनेगी, नई रायपुर, ठीक है। क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल डेवलप अ मेडी सिटी ऑफ इन 2000 एकड़, 200 एकड़ में क्या बनाएगा भैया? मेडी सिटी बनाएगा विथ वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी, मतलब स्वास्थ्य की फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल की क्या होगी? स्वास्थ्य की फैसिलिटीज होगी, ठीक है। अंडर दिस प्रोजेक्ट हेल्थ फैसिलिटीज विथ 5000 बेड कैपेसिटी, कितनी बेड कैपेसिटी होगी इसमें? आपके जो हॉस्पिटल बनेगा उसमें 5000 बेड कैपेसिटीज होगी, ठीक है। जो रायपुर में मेडी सिटी बनने वाला है हॉस्पिटल, ठीक है। वेयर इज द एजुकेशन सिटी प्लान टू बी स्टैब्लिश्ड, एजुकेशन सिटी कहां स्थापित करने की योजना है? जगदलपुर, राजनांदगांव, नया रायपुर, कोरबा, अगेन नवा रायपुर, अगेन जो आपका जो एजुकेशन सिटी है, एजुकेशन सिटी हो या मेडिकल सिटी हो, मेडिकल सिटी हो, कहां पे बनेगा भैया? नया रायपुर में बनेगा। नया रायपुर क्योंकि हमारी राजधानी नया रायपुर, तो उसको एकदम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। वहां पे मेडी सिटी बनाएंगे, टॉप क्लास मेडिकल की फैसिलिटीज होगी, एजुकेशन सिटी बनाएंगे, टॉप क्लास एजुकेशन की फैसिलिटीज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सब बजट में प्रस्तावित है, ठीक है, सब कुछ बजट में लिखा हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स रिसीव द हाईएस्ट बजट एलोकेशन इन द रीसेंट अनाउंसमेंट, जो बजट हुआ है, बजट का अनाउंसमेंट हुआ है हाल ही में, घोषणा में निम्नलिखित में से किस योजना का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? जो बजट है, बजट में किस योजना में सबसे अधिक आवंटन पैसा है? क्या वो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है, या कृषक उन्नति योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, महतारी वंदन योजना है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना। इसी योजना के तहत क्या सरकार एमएसपी पे धान खरीदती है। तो जो कृषक उन्नति योजना है उसमें कितना भैया? 10,000 करोड़। अगर आप ध्यान देंगे कृषक उन्नति योजना में कितना है? 10,000 करोड़, ठीक है। 8,500 करोड़ किसमें देंगे भैया? प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,500 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में। महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ महतारी वंदन योजना में, महतारी 5500 करोड़। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 4500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 4500 करोड़। सबको आपको याद नहीं करना है, इतना याद करोगे हलवा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो गवर्नमेंट की एकदम बेसिक स्कीम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे ये कृषक उन्नति योजना, इसमें 10,000 करोड़ एकदम खून में बचना चाहिए। कृषक उन्नति 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना आपका 5500 करोड़। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 8,500 करोड़ या 8500 करोड़, ठीक है। इन तीनों का तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी और योजना है जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये तीन जो एकदम फ्लैगशिप स्कीम है, क्या है? फ्लैगशिप स्कीम है। तो फ्लैगशिप स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। तो फ्लैगशिप स्कीम का मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या भैया? ये क्वेश्चन पीला नहीं हो पाया मेरा, इसमें मैं हल्दी नहीं लगा पाया हूं, क्वेश्चन में हल्दी लग जा, ठीक है। इन बजट 2025-26 मैक्सिमम रेवेन्यू रिसीव इज कमिंग फ्रॉम विच सेक्टर? बजट 2025-26 से सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति किस क्षेत्र से हो रही है? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले भी समझाया था, फिर भी मैं आपको फिर से समझाऊंगा। पिछले वाली वीडियो में आपको समझाया था मैं, राजस्व प्राप्ति क्या होता है ना, राजस्व व्यय क्या होता है, ये सब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला चीज ना कोई समझाता नहीं है अच्छे से। देखिए सबसे जो जरूरी है वो है राजस्व प्राप्ति, ठीक है। राजस्व प्राप्ति जो है हमारी वो कितनी है ना, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय कितनी कितनी है वो जरूरी है, ठीक है। वो यहां पे लिखा हुआ है। हाँ देखिए जो हमारी राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति मतलब छत्तीसगढ़ इस साल कहां कहां से कितना रुपए कमाएगा, छत्तीसगढ़ इस साल कहां कहां से
कितना रुपए कमाएगा। जैसे आपके घर में आप काम कर रहे हैं, आपके पापा काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी काम कर रही है, तो आपसे पैसा आ रहा है, आपके पापा से काम आ रहा है, आपके मम्मी से पैसा आ रहा है घर में। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ कहां से कितना रुपए कमाएगा। कितना है राजस्व प्राप्ति इस साल का? 1,65,100 करोड़। तो कहां से कमाता है। अब ये जो राजस्व प्राप्ति है ना, ये अलग अलग इसमें बटा हुआ है। जिस तरह से आप है, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में ना जो राजस्व प्राप्ति होती है वह दो तरह की होती है। एक होती है, कहां लिखा है भैया, हाँ, एक होती है राज्य की राजस्व प्राप्ति। राज्य की राजस्व प्राप्ति ये किससे मिलती है? ये मिलती है टैक्स से। किससे मिलती है? टैक्स जो सरकार आपसे टैक्स ले रहा ना, टैक्स, उससे। अब होती है केंद्र से प्राप्ति, जो केंद्र जीएसटी टैक्स लगाता है, तो कुछ भाग छत्तीसगढ़ को दे रहा है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि छत्तीसगढ़ कहां से पैसा कमाता है। तो एक है राज्य की राजस्व प्राप्ति, राज्य आपसे टैक्स ले रहा है, टोल टैक्स ले रहा है, अलग अलग तरह का टैक्स ले रहा है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स ले रहा है, मदिरा पर टैक्स ले रहा है, तो वो जो टैक्स से पैसा कमा रहा है छत्तीसगढ़। सेकंड नंबर में देखिए कि जो केंद्र है, केंद्र भी जो जीएसटी टैक्स लेता है, तो कुछ भाग छत्तीसगढ़ को देता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी जीएसटी जा रहा है, तो केंद्र कुछ भाग देता है, ठीक है। तीसरा है पूंजीगत प्राप्ति। मैं आपको पूंजीगत प्राप्ति पहले भी बताया था, अभी बताता हूं पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है। अगर आपके पास घर है और आपके पास एक और घर है, आप उसको किराए में दे दिए हैं। पहले आप एक घर बनाए, तो आप उस घर को किराए में दे दिए, तो उस घर से भी तो आपके पास पैसा आएगा, है ना। तो पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है? समझ लीजिए आप किसी को पैसा उधार में दे दिए, उसी तरह सरकार ना लोगों को उधार देती है। सरकार लोगों को उधार देती है, तब उधार से फिर क्या करता है, आपको क्या आएगा? आपको इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्ट का प्राप्ति है, ठीक है। फिर पूंजीगत प्राप्ति क्या है? अगर सरकार वो बना दी, क्या बना दी? रोड बना दी, तो रोड सरकार का रोड है, सरकार की पूंजी है। अब उस रोड से जो टैक्स आ रहा है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। सरकार अगर किसी बैंक से लोन ले रही है ना कुछ बनाने के लिए, तो वो भी पूंजीगत प्राप्ति में आता है। पूछेगा नहीं कि आपसे पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम में इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि सरकार एक तो राज्य का राजस्व टैक्स से पाती है, केंद्र की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। राज्य का राजस्व स्टेट रेवेन्यू, है ना। फिर ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों में पढ़ाता हूं भाई, बड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहला क्या है? राज्य का राजस्व, स्टेट रेवेन्यू, ठीक है। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा क्या है? कैपिटल रेवेन्यू। पूंजीगत को कैपिटल कहते हैं, कैपिटल रेवेन्यू। तो कितना मिला है बाबू? अगर आप देखोगे तो इसको देखियो, आपका 76,000 रुपए किससे मिला है? स्टेट रेवेन्यू, राज्य की राजस्व, मतलब किससे? टैक्स से मिला है। दूसरा 65,000 किससे मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दी है, 25-26 की बात करें ना हम लोग। और पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 24,000 लगभग। तो कितना परसेंट? 11%। तो सबसे ज्यादा किससे है ना। और कौन सा? एक है राजस्व प्राप्ति, ठीक है। ये जो राजस्व प्राप्ति है, इसी के अंदर ये तीन आता है, ये दोनों। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये वाले वैल्यू आ रहा है वैल्यू। राजस्व प्राप्ति जो ऊपर राजस्व प्राप्ति लिखा है ना, तो वो राज्य का राजस्व टैक्स और केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तो इन दोनों को जो मिलाते हैं तो ये वाला आता है राजस्व प्राप्ति। देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 76,000 और 65,000 को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहां गया भैया? क्वेश्चन भैया कहां हैं आप? ये नहीं था, ये भी देख चुके थे। क्वेश्चन भैया कहां गए? ये है क्या? नहीं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये पूछ रहा है कि बजट 2025-26 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कहां से है? राज्य का अपना राजस्व, भारत सरकार का स्थानांतरण, पूंजीगत प्राप्ति, शुद्ध सार्वजनिक ऋण। तो क्या है? राज्य अपने टैक्स से। ये देखिए, राज्य का जो अपना टैक्स है भैया, चल जा, राज्य का जो अपना टैक्स है उससे बहुत पैसा कमा रहा है। कितना कमा रहा है? क्या मैं आगे लेके आया हूं क्या उसका? हाँ, ये देखिए, ये तो यहां पे लेके आया हूं मैं। ये देखिए, यहां पे देखिए, राज्य अपने राजस्व से जो राज्य टैक्स लगा रहा है ना, उसे राज्य अपने राजस्व से 46% तो उसी से पैसा कमा जा रहा है भैया। 46% जो टोटल का पैसा कमा रहा है, जो राज्य टोटल पैसा कमा रहा है 1,65,000 जो 100 करोड़ कमा रहा है, उसका 46% राज्य अपने राजस्व से ही कमा जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार दे रहा है कुछ पैसा। तीसरा, पूंजीगत प्राप्ति से 15% ही कमा रहा है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा जो राज्य
जो 1,65,000 रुपए, 1,65,100 करोड़ रुपए जो कमा रहा है, उसमें कितना सबसे ज्यादा किससे कमा रहा है? तो राज्य अपने राजस्व से कमा रहा है। और राज्य का अपना राजस्व क्या है? स्टेट ओन टैक्स, टैक्स लेता है राज्य, और स्टेट ओन नॉन टैक्स रिवेन्यू, जो नॉन टैक्स रिवेन्यू जो आपसे कोई क्या कहते हैं टैक्स वो लेता है, टोल टैक्स लेता है, टोल टैक्स भी नहीं, नॉन टैक्स में क्या आ जाएगा? जो आप जुर्माना भरते हो, कुछ कुछ जुर्माना भरते हो तो नॉन टैक्स में आ जाता है, ठीक है? तो नॉन टैक्स रिवेन्यू, इन सब चीज में अपना राज्य का अपना राजस्व कितना है? 46%। तो इसका आंसर एकदम खून में बसा लीजिए कि क्या बोल रहा है भैया, बजट 2025-26 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति किस क्षेत्र से होता है? तो राज्य का अपना राजस्व से होता है। चलिए, वित्त वर्ष 2024-25 में किस विभाग ने बजट के अधिकतम वृद्धि आवंटित की गई है? क्या बोल रहा है? वित्त वर्ष 2024-25 तक किस विभाग में बजट में अधिकतम वृद्धि आवंटित की गई है? फाइनेंशियल ईयर 2025 दो बार लिखा गया है, दो बार, अच्छा सॉरी सही लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 टू 2025 से 2026 विच डिपार्टमेंट हैज अलॉटेड मैक्सिमम इंक्रीज इन बजट। मतलब पूछ रहा है पिछले साल जो 2024-25 था, जो पिछले साल 2024-25 था, और इस साल जो 25-26 है, किस विभाग ने बजट में अधिकतम वृद्धि हुई है? मतलब 24-25 से 25-26 कौन सा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? मतलब सबसे ज्यादा उस विभाग में बजट का पैसा गया है। तो कौन सा विभाग है भैया? वाणिज्य उद्योग, खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास। तो इसका होगा वाणिज्य एवं उद्योग। 3 टाइम्स इसका पैसा बढ़ गया है, 3 टाइम्स। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रमुख विभाग में बजट की वृद्धि पिछले साल से 2024-25 से 25-26 देखिए कितनी वृद्धि हुई है। पहले 649 करोड़ था, अब क्या है? 1420 करोड़। इतनी वृद्धि हुई है। 119% की वृद्धि हो गई बाबू। कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई? 119% की। तो 119% की वृद्धि हो गई, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस विभाग में हुई है? सरकार बहुत फोकस कर रहा है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में। क्यों फोकस कर रहा है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में? सरकार चाहता है जितना उद्योग आएगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतना लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों को इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ पे फोकस कर रहा है, औद्योगिक नीति पे फोकस कर रहा है कि जितना बड़ी बड़ी संस्था आएगी छत्तीसगढ़ में प्लांट सेटअप करेगी, तो क्या करेगा? जब वो प्लांट सेटअप करेगी तो उन लोग सरकार फोर्स करेगी तुम छत्तीसगढ़ के लोगों को लो, छत्तीसगढ़ के लोगों को लोगी तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की जो सबसे बड़ी संकट है अनएम्प्लॉयमेंट, वो कम होगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना? तो सबसे ज्यादा आवंटन कहां है? वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। सेकंड नंबर पे आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं, खेल एवं युवा कल्याण है, उसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति है, महिला एवं बाल विकास है। ये बस याद कर लीजिए कि सबसे अधिक बजट में वृद्धि किसमें हुई है भैया? वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विच डिपार्टमेंट हैज अलॉटेड मैक्सिमम वैल्यू इन बजट। वित्त वर्ष 2025-26 में किस विभाग को बजट में अधिकतम मूल्य आवंटित किया गया है? अब देखिए, पहले वाला क्या था कि पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाइए। पहले वाले में था कि समझ लीजिए उद्योग को 10 रुपए मिला था 2024-25 में, और 25-26 में उद्योग को मिल गया 500 रुपए, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वो पूछ रहा था। इस बार जो पूछ रहा है ये वाला प्रश्न, पहले मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है स्कूल एवं शिक्षा विभाग। पूछ रहा है कि इस साल 2025-26 वित्त वर्ष 2025-26 में किस विभाग को बजट में किस विभाग को बजट में अधिकतम मूल्य आवंटित हुए? तो सबसे ज्यादा पैसा किधर आवंटित हुई है भैया? स्कूल एवं शिक्षा विभाग में। इसमें क्या है, पिछले बार भी सबसे ज्यादा पैसा स्कूल एवं शिक्षा विभाग में हुआ था, समझ लीजिए 500 रुपए। इस बार 510 रुपए हो गया, हाँ 510 रुपए हो गया। तो सबसे ज्यादा आवंटित किसमें हुआ है? स्कूल एवं शिक्षा विभाग में। और वृद्धि किसकी हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि उद्योग की, वृद्धि हुई है उद्योग की। ठीक है, चलिए तो क्या बोला है एक बार फोटो में देख लेते हैं। प्रमुख विभाग को आवंटन, तो स्कूल शिक्षा विभाग को कितना? 22,356 करोड़, 22,356 करोड़ हुआ है। तो ये प्रश्न हो जाता है
महत्वपूर्ण 22,356 करोड़, ये आपको डेटा भी याद करना पड़ेगा कि 22,356 करोड़, 22,356 करोड़ स्कूल एवं शिक्षा विभाग में। फिर कौन सा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कितना? 11461, 18,000 लगभग, ठीक है ना, 18,461 करोड़। फिर 13,506 करोड़ कृषि विभाग में, 13,506 करोड़ कृषि विभाग में। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन अगर व्यापम का दिमाग ठनका, अगर पीएससी का दिमाग ठनका तो बोल लेगा अरेंज कर दे, सबसे ज्यादा पैसा से सबसे कम पैसा जो आवंटन हुआ है उसको तू अरेंज कर दे। अरेंज मतलब बड़ा से कम। तो सबसे पहले कैसे याद कीजिएगा? सबसे पहले आप जाएंगे स्कूल, स्कूल में पढ़ेंगे आप पंचायती राज। क्या पढ़ेंगे आप? स्कूल जाएंगे, स्कूल में क्या पढ़ेंगे आप? पंचायती राज पढ़ेंगे। लेकिन आप थे बदमाश बच्चे, आप पंचायती राज पढ़ के भी जॉब नहीं पा पाए, तो आप करेंगे कृषि। क्या बोला मैं? आप जाएंगे सबसे ज्यादा स्कूल, तो सबसे ज्यादा आवंटन किसमें हुआ? स्कूल शिक्षा। फिर आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? पंचायती राज पढ़ रहे हैं, तो सेकंड आवंटन किसमें हुआ है? पंचायती राज में। लेकिन आप है बदमाश, आप पढ़ते नहीं हैं, तो फिर आप कृषि करने लगेंगे। तो शुरू का 3 तो भैया याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। और कृषि से आप पैसा कमा के लोक निर्माण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य विभाग का हिस्सा, अब वही परसेंटेज में निकाल दिया है। परसेंटेज में जितना भी आपका ये है 1,65,000, 1,65,000 और स्कूल शिक्षा में जितना आवंटन निकला है, तो आप उससे जितना भी स्कूल शिक्षा में मिला है उसका आवंटन को निकालेंगे तो उससे परसेंटेज निकलेगा। तो 12% किसको आवंटित हुआ है भैया? किसको आवंटित हुआ 12%? स्कूल शिक्षा। फिर 10% किसको है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास को। फिर कृषि वाले को 8%। शुरू का 3 तो याद ही करना है, 12, 10, 8, क्या क्या? 2 का फर्क, 2% का फर्क। 12 से माइनस कीजिए 2, 10 हो गया, -2, 8। तो स्कूल शिक्षा 12, पंचायती राज 10, कृषि 8, ठीक है। चलिए सबसे कम क्या है? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कितना है भैया? 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 छत्तीसगढ़ जीएसडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस डैश देन इंडिया जीएसडीपी ग्रोथ रेट। वित्त वर्ष 2024-25, देखिए अब जीएसडीपी की बात करने लगे तो हम लोग 25-26 की बात नहीं करें, जीएसडीपी इकोनॉमिक सर्वे की बात करने लगे। तो ईयर देखिए अब 24-25 हो गया, ईयर क्या हो गया? 24-25 हो गया। तो वित्त वर्ष 24-25 के लिए स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ जीएसडीपी की वृद्धि भारत की जीएसडीपी वृद्धि से डैश है। क्या अधिक है, कम है, बराबर है? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अधिक है। क्या होगा? अधिक होगा। अरे रे काला क्यों दिखाता है? अधिक। क्या होगा भैया? अधिक होगा। कैसे अधिक होगा? छत्तीसगढ़ का क्या है? मैं आपको पिछले बार पढ़ाया था 7.4। भारत का कैसे याद कीजिएगा? भारत में क्या कीजिए, 7 से 1 कम क्या होता है? 6, ठीक है। 4 से 1 कम क्या होता है? 3। ये है भारत का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कितना है? अरे रे 7.5 है ना छत्तीसगढ़ का, सॉरी 7.5 है छत्तीसगढ़ का, 7.51 है टोटल, 7.5। तो 7 से 1 कम क्या होता है? 6, और ये 5 से 1 कम क्या होता है? 4। तो 7.51 है छत्तीसगढ़ का। तो ये हो गया आपका 7.5% है छत्तीसगढ़ का, 7.5% है छत्तीसगढ़ का। 7 से 1 कम 6, 5 से 1 कम 4, तो 6.4 भारत का। रटा जाएगा 7.5, 7 से 1 कम 6, पॉइंट के बाद 4, 5 से 1 कम 4। ये है आपका भारत का जीएसडीपी 6.4% और छत्तीसगढ़ का 7.5%। अगर पूछ दिया, क्वेश्चन को कठिन करने का मन किया, तो वो हर बार आप छत्तीसगढ़ का रट के जाते थे कि कृषि में का परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है ना, कृषि का ग्रोथ कितना हुआ है, आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हुआ है, सर्विस का ग्रोथ कितना हुआ है, क्या पता वो भारत का पूछ दे। तो एक बार देख लीजिए, देखिए जो छत्तीसगढ़ का है वह कितना है? 5.38% और भारत का 3.76%। जो छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्री है, जो छत्तीसगढ़ का उद्योग है, वह 6.92% है। वृद्धि की बात करें हम लोग, भारत का
8.22% है, और जो छत्तीसगढ़ का सेवा क्षेत्र है वह 8.54% है, और भारत का कितना है 7.22% है। ये भी डेटा आपके खून में बस जाना चाहिए, सीधे खून में बसाइए। चलिए और देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय से भी कंपेयर कर लेते हैं भारत और छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है 1,62,870। छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है 1,62,873 रुपीज, 1,62,870 रुपीज, और उसका परसेंटेज ग्रोथ कितना है 9.37%। ये है हमारे प्यारा छत्तीसगढ़ का। लेकिन हमारे प्यारे भारत का कितना है 2,162 रुपीज, 2,162,000 रुपए, और ग्रोथ कितना है भैया 8.66 है। तो ये कंपैरिजन भी आपको याद होना चाहिए कि भारत से हम लोग आगे चल रहे हैं। चलिए हम लोग की जो संस्था है CGPSC नॉलेज, स्पेशली एडीओ को फोकस करके एडीओ के लिए बुक लेके आ रही है। अमरदीप सर के हाथों से बना हुआ ये बुक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का बेस्ट बुक होगा। ये क्या है आपका MCQ बुक है, MCQ बुक। MCQ के बाद पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पहले MCQ होगा फिर प्रॉपर व्याख्याता एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। इस बुक में आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास तीनों के क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा, है ना। 1500 से ऊपर प्रश्न रहेंगे इसमें। छत्तीसगढ़ का जो अपडेटेड, जो मैं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहा हूं, उसका अपडेटेड आर्थिक सर्वेक्षण का MCQ भी रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। बजट का भी MCQ एक्सप्लेनेशन रहेगा, साथ ही भारत का बजट और MCQ वो आर्थिक सर्वेक्षण भी रहेगा भारत का, ठीक है, सब कुछ रहेगा। यह बुक आपका 25 मार्च से आपको हर जगह मिलने लगेगा। 25 मार्च से, या तो फिर आप यहां पे कॉल लगाइए हमारी संस्था में, ये है नंबर, ये नंबर पे कॉल लगाइए, हम आपको घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और या तो फिर अगर आप रायपुर के ही हैं तो संस्था में लेने आ जाइए, बिलासपुर के हैं तो भी संस्था में लेने आ जाइए, या आपको सारे बुक स्टोर में भी ये बुक मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए आपको ये भी पता है एडीओ का तो काम हो गया, अब एडीआई की बारी आ गई। भाई एडीआई भी आया है, सहायक संचालक उद्योग आया है। अब सहायक संचालक उद्योग का 10 मार्च से हम लोग की क्लासेस चालू है। 10 मार्च से सारा जो अपडेटेड डेटा है, सारा अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम क्योंकि आपको क्लास 2 ऑफिसर बनाता है, तो ये एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, ये एग्जाम का लेवल। तो हमारी जो संस्था है वो पूरे नए डेटा पर ये कोर्स लेकर आई है। ये कोर्स का असली रेट है भैया 5000, लेकिन हमारी जो संस्था है बॉस, वो आपको अभी 2500 में डिस्काउंट चल रहा है। 2500 में सब कुछ पढ़ाई की। क्या क्या है भैया इस कोर्स में? देखिए छत्तीसगढ़ तो आ ही रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, इसमें 100 नंबर का छत्तीसगढ़ आ रहा है, ठीक है, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का रहेगा, और 100 नंबर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इतना सब्जेक्ट है 100 नंबर में। तो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर अपडेटेड लेक्चर्स के साथ, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगी, आपको PDF में मिलेगा, टेस्ट भी होगा, आपका एक सेपरेट बैच बनेगा जिसमें आप डाउट सॉल्विंग भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास लेना है तो कहां गया भैया नंबर, ये नंबर में कॉल कीजिए और आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगर आपको पूरा बैच लेना है, अगर आपका मन है कि नहीं भाई मैथ्स रीजनिंग में मैं शक्तिमान हूं, मेरे को सिर्फ चाहिए छत्तीसगढ़, अगर आप मैथ्स रीजनिंग में शक्तिमान हैं और आप सोचते हैं कि मैं मैथ्स रीजनिंग खुद से बना लूंगा, तो आप छत्तीसगढ़ सिर्फ पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ 1200 का है, सिर्फ छत्तीसगढ़ 17 मार्च से चालू होगा छत्तीसगढ़, सिर्फ इसमें छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 100 नंबर का तो छत्तीसगढ़ ही आ रहा है। 50 क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 नंबर छत्तीसगढ़ ही आ रहा है बाबू, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी पढ़ाया जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी लेता हूं मैं। ऑनलाइन आप देख रहे होगे यूट्यूब चैनल में जाता है मेरा, जो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनको भी पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। निःशुल्क पाठ्यक्रम होगा, सब कुछ आपको, सब कुछ अगर आप क्लास लेते हैं उसके बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस आइए आंख बंद करके आप हमारे को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम निकलना पक्का है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग एडीओ की बात आ रही है, तो हम लोग एडीपीओ का MCQ कराता हूं मैं। देखिए एडीपीओ हुआ है आपका 2013 में,
कब हुआ है? 2013 में हुआ है। तो 2013 में क्या बोला है बताऊं? वो 2013 में क्वेश्चन ऐसा आया था कि 2013 में हुआ है, तो 2013-14 का क्या क्वेश्चन है? वर्ष 24-25 छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट निम्नलिखित में से कितना है? तो क्वेश्चन आया था उस टाइम, मतलब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूं। कैसे? क्योंकि ये 2013 में आया था ना, तो ये क्वेश्चन था वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट निम्नलिखित में से कितना है? व्हाट इज द बजट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ फॉर द ईयर 25-26? ये जब 2013 में आया था तो यहां पे 25-26 की जगह 13-14 लिख दिया था। तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हूं, क्योंकि क्या पता आ सकता है, एडीपीओ में आया तो एडीआई में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे जरा आप बताएंगे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अभी मैं आपको बताया था। इसका आंसर ऊपर याद कीजिए, जिसमें 12% था। ठीक है, 12% था। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट इसी स्कूल शिक्षा में हुई है। तो बताइए इसका आंसर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, तो कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या मुझे बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। आप जरूर बताया कीजिए कमेंट में आंसर। अगर आप जब बताते हैं तो मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, पिन कर दूंगा कि लोगों को समझ में आया कि इसका आंसर क्या है। अभी तुरंत मैं इसका आंसर ऊपर बताया हूं। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 की अवधि में सेवा क्षेत्र के योगदान की प्रकृति क्या है? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन किसी में आया है, ये आया है सीजीपीएससी प्री 2017 में आया है। अब देखिए, जब सीजीपीएससी प्री 2017 में आया था ना, तो ये क्या पूछा था कि 2020-21 बोल रहा है ना, वहां पे लिखा है 2019। वहां जब आया था तो ये लिखा था 2012 से 2017 तक सेवा की योगदान की प्रकृति क्या है। मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया हूं, मैं इस साल के एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया हूं। तो इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जो सेवा थी, सेवा कैसे हो रहा था, वह बढ़ रहा था। मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये क्या है? बढ़ने की। मैं क्यों ऐसा ये लेके आ रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा के क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन व्यापम या सीजीपीएससी आपसे पूछता है। मैं एग्जैक्टली आपको यही समझाना चाहता हूं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूछता है, मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया हूं और आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन को। चलिए, ये देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है भैया, एक बार देखिए। 2021 से 24, तो 21 से 24 कहां है भैया? 2021 से 24 है ना, 2021 से 24, 21 से 24। तो आपका बोला सेवा, सेवा कहां गया भैया? सेवा, ये देखिए सेवा क्या है? 31.75, 32.25, 33, 34, 35। मतलब सेवा क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या ये सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2018 का क्वेश्चन है। सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2018 का क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्वेश्चन आपके लिए क्यों लेके आया हूं, आपको समझ में आया कि कैसा क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछता है। क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया हूं, क्योंकि 2018 के हिसाब से नहीं, मैं 2024-25 के हिसाब से पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? इन द बजट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर द ईयर 2025-2026 the fiscal deficit has been estimated at what percent of the state GSDP? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3%, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2.67%, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2.97%, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2.90%। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बताइए आंसर? इसका जो आंसर होगा ये 2.97%। ये मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हूं। मेरे को विश्वास है कि आपको याद नहीं होगा, इसलिए अगर नीचे डेटा है तो नहीं, मैं आपको ऊपर ही दिखाता हूं। ऊपर कहां है इसका डेटा? मैं आपको ऊपर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले क्लास के आखिरी का ये कॉन्सेप्ट था। कहां गया? आजा आजा, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? अरे हिंदी में दिखाता हूं भाई, कहा? ये देखिए, ये क्या है? राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत का कितना है? 2.97%। कितना? 2.97%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आगे 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 सारा एडवर्टीजमेंट भी हो गया, क्वेश्चन आ जा भैया। हाँ, क्वेश्चन नहीं, पहले मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान, द्वितीय क्षेत्र में कितना योगदान, तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान, हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इतना सारा हलवा हो जाता है क्योंकि हम लोग कृषि क्षेत्र में का योगदान पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपका इंडस्ट्री का योगदान पढ़ते हैं, है ना, उद्योग का, फिर सेवा का पढ़ते हैं, अब फिर प्राथमिक का, द्वितीय का, तृतीय का पढ़ते हैं, और हो जाता है पूरा हलवा। लेकिन हलवा से बचने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लोग को पढ़ना है प्राथमिक क्षेत्र में योगदान। प्राथमिक क्षेत्र में क्या पढ़ना है, हम लोग को योगदान पढ़ना है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में हमको योगदान पढ़ना है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद है। प्राथमिक क्षेत्र क्या, प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, जो भी सबसे प्रथम है, मतलब देखिए, कृषि से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको कृषि करना पड़ेगा, फिर कृषि के बाद द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जो कृषि से काम कर पाए आप, फिर मतलब कृषि का कुछ जो प्राथमिक क्षेत्र से जो आप बना पाए उसी का इस्तेमाल करके द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं, फिर द्वितीय क्षेत्र में जो आप बना पाते हैं उसी का इस्तेमाल करके तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आप करते हैं खनन उत्खनन, खनन उत्खनन से निकाल दिए आप लोहा निकाले, अब द्वितीय क्षेत्र में क्या करेंगे, उस लोहा का विनिर्माण करेंगे। कैसे करेंगे विनिर्माण, उस लोहे का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग क्वेरिंग से, खनन उत्खनन से क्या हुआ, आप खोदे और निकाले लोहा, आयरन का ओर लगाए, लौ का अयस्क निकाले। जब आप लौ का अयस्क निकाले तो फिर क्या करेंगे, इसी लौ अयस्क का, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राथमिक सेक्टर हो गया, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर में क्या हुआ, आप खनन उत्खनन किए, आप क्या किए, खनन उत्खनन किए, माइनिंग को नहीं किए, आप लोहा निकाले, आप उस लोहा से क्या बनाएंगे, स्टील बनाएंगे, स्टील। तो जब आप लोहा, तो आपका ये प्राथमिक सेक्टर हो गया। अब जब इस लोहा से स्टील बनाते हैं, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, ये क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब इसी स्टील का क्या बनाएंगे आप, स्टील का बनाएंगे, स्टील चेयर बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, द्वितीय सेक्टर हो गया। अब आप कोचिंग खोलेंगे, कोचिंग में उस स्टील चेयर में लोग बैठेंगे, तो आप, अब वो चेयर क्या दे रहा है, आपको सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। या उस चेयर से आप क्या बना दे रहे हैं, ट्रेन बना दे रहे हैं, तो ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन से सेवा प्रदान हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हो गया तृतीय क्षेत्र। समझ में आया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। आप लौ एक्स निकाले, वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लौ एक्स से विनिर्माण किए, आप लोहा, लौ एक्स से आपको स्टील बना दिए, उसको स्टील से चेयर बना दिए, ट्रेन बना दिए, तो विनिर्माण हुआ, वो क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र। अब वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सेवा प्रोवाइड कर रही है, तो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र का एक फॉर्मूला है जो हमको पढ़ना है। प्राथमिक क्षेत्र इज इक्वल टू कृषि प्लस खनन उत्खनन, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान का मतलब है, फॉर्मूला है कृषि प्लस खनन उत्खनन। अगर आपको कृषि का योगदान याद है तो आपको प्राथमिक क्षेत्र का योगदान याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खनन उत्खनन का योगदान याद करना है। अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र का योगदान याद है तो, अरे कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान मैं आपको पढ़ाया था, मैं आपको बोला कि आपको अपने खून में बसाना है, 16.80% होता है। और खनन उत्खनन का मैं एकदम बड़ा सा बना के आया हूं कि 11.16, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आगे मैं आपको याद करवाऊंगा ही। 11.16 होता है, 11.16। इन दोनों को भैया है जोड़ना है, 11.16, जो भी वैल्यू आ गया 27.96 आएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगा 27.96, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र क्या, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू उद्योग माइनस खनन उत्खनन। देखिए, आप खुद सोचिए, जो खनन उत्खनन है, उद्योग मतलब क्या होता है, उद्योग मतलब क्या होता है, उद्योग इंडस्ट्री। आप लोहा, लौ, अयस्क निकालते तो आप हाथ से उठा कैसे निकाल रहे हैं, आप एक उद्योग सेटअप कर रहे हैं। तो खनन उत्खनन आता है उद्योग में, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, उद्योग से आप जब खनन उत्खनन को हटा देंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू इंडस्ट्री माइनस माइनिंग एंड क्वायरिंग। सेकेंडरी सेक्टर, इंग्लिश वाले, सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू इंडस्ट्री माइनस माइनिंग एंड क्वायरिंग होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर का तो मेरे को याद नहीं है क्योंकि मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को किसका याद है भैया, मेरे को उद्योग का याद है। उद्योग का कितना था, 46.90 था, ठीक है। अब मेरे को इसका योगदान पता है, 11.16, जो भी वैल्यू आएगा है ना,
35.74 लगभग आएगा वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी क्षेत्र का। और टर्सरी क्षेत्र तो आपको पता है इज इक्वल टू सेवा, जो टर्सरी क्षेत्र होता है वही सेवा क्षेत्र होता है, तो जो सेवा क्षेत्र में योगदान होगा वही क्या होगा, टर्सरी क्षेत्र में योगदान। कितना है भैया, 35, पीले पेन से लिखता हूं, 35.30, 35.30 याद हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, फिर से याद करवाऊंगा, ऐसे नहीं याद हुआ है, फिर याद करेंगे, मैं यहां पे याद करवाने आया हूं आपको। देखिए अभी सीजीपीएससी, इसी साल का सीजीपीएससी 2025 का जो एग्जाम आया था उसमें पूछा था कि भैया ये बता दे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। वो सिर्फ प्राथमिक में पूछा था, क्या पता इस नेक्स्ट एग्जाम में द्वितीय में पूछ दे। ठीक है, तो हमको रटना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज आता है पहले। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का भी हम लोग योगदान नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये याद कर लें कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज आता है प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी सेक्टर इज इक्वल टू कृषि प्लस माइनिंग क्वेरिंग। तो पहले देखते हैं कृषि में क्या क्या आता है। तो कृषि में आता है फसली, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, इतना आता है कृषि में। ये जो पूरा है ये है कृषि, ये इतना है एग्रीकल्चर। अब इसी चीज में आप खनन उत्खनन जोड़ देंगे, इसी चीज में अगर आप क्या जोड़ेंगे, आप क्या जोड़ेंगे, खनन उत्खनन को जोड़ देंगे, इसी चीज में खनन उत्खनन को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी क्षेत्र या सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं 27, 2025-26 की बात करेंगे हम लोग, 25-26 दिख रहा है ना बोर्ड में, हाँ 27.96%, 27.96% है। और हम लोग जानते हैं कि कृषि मतलब बस ये लाल वाला, इसको जोड़िएगा। तो कृषि का क्या है, देखिए 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 जोड़ना है। तो कृषि में हम लोग पढ़े कृषि का कितना है, 16.80%। तो योगदान दोनों का खून में बसिस की नहीं बसिस, 27.96 कितना है प्राथमिक सेक्टर का, 16.80 कृषि का। अब एक चीज इसमें याद करना है, किसका योगदान याद करना है आपको, खनन उत्खनन का। खनन उत्खनन का भी योगदान आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है 2024-25 में। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि द्वितीय या सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है विनिर्माण, अंग्रेजी मीडियम वाले बोलते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गैस मतलब गैस ही होता है। ठीक है, और जल मतलब पानी, वाटर सप्लाई। निर्माण मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कई लोगों को यह कंफ्यूज होता है कि सर विनिर्माण और निर्माण में फर्क क्या होता है। निर्माण जब आप पूरा सूखा बंजर जमीन है उसमें घर खड़ा कर दिए तो वो है निर्माण। विनिर्माण क्या है कि आपके पास पहले से कुछ लोहा है, उस लोहा से आपके पास पहले से कुछ चीज था, उससे आप उस लोहा का कुर्सी बना दिए, स्टील बनाए और स्टील से कुर्सी बना दिए। मतलब पहले से आपके पास कुछ चीज था, विनिर्माण किया ना उसको, पहले से कुछ चीज था उसको कुछ ऐसा किए कि उसका प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ गया। ठीक है, तो लोहा से आप जब कुर्सी बनाए तो वो विनिर्माण हुआ। जब आपके पास कुछ नहीं था, बंजर जमीन था, आप घर खड़ा कर दिए तो वो क्या हो गया, निर्माण हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, और निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन होता है। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में नहीं रहता है तो मैं इंग्लिश में लिख दिया रखता हूं, इंग्लिश में वालों को बड़ा परेशानी होता है। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर याद करने का बहुत अच्छा है, निर्माण, विनिर्माण, तीसरा विद्युत गैस, आपका तीन ही जोड़ के सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में ये आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर का कितना है योगदान। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है 2024-25 के जीएसडीपी में है 36.74%, 36.74%। ये भी हम लोग कैलकुलेट किए थे। ठीक है, और आपको पता है उद्योग हम लोग पढ़े थे 47.90%,
47.90% से माइनस कीजिए 11.16%, क्या खनन उत्खनन को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 37.74%। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो अब तृतीय सेक्टर पढ़ते हैं। तृतीय सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र में इतना सारा चीज है कि याद करने में आ जाएगी। याद कौन आएगी? नानी। लेकिन हमको नानी को याद नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर को याद कर लेंगे। प्राथमिक सेक्टर में 5 ही आदमी है, इसमें 3 आदमी, ठीक है। जो बच गया सब साले किस में चल जाएंगे? उद्योग में, ठीक है। सब कहां चल जाएंगे? उद्योग में चल जाएंगे। अरे सॉरी, सब इसमें चल जाएंगे, सेवा में। सब सारे सेवा में चल जाएंगे। क्या क्या? व्यापार, परिवहन, रेलवे। व्यापार मतलब बिजनेस, परिवहन मतलब आपका क्या? परिवहन मतलब बताओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ठीक है। परिवहन, रेलवे के अतिरिक्त भंडारण, स्टोरेज, ये स्टोरेज होगा, स्टोरेज। संचार, कम्युनिकेशन, वित्तीय सेवा, फाइनेंशियल सर्विस, स्थावर संपदा, आवास एंड व्यवसायिक सेवाएं, ठीक है। लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सब को मिलाकर क्या होता है? सेवा होता है। प्रश्न आता है कि सेवा का कंट्रीब्यूशन क्या है? सेवा का कंट्रीब्यूशन क्या है? सेवा का कंट्रीब्यूशन वही है जो तृतीय क्षेत्र का, ये तृतीय क्षेत्र होता है, यही होता है सेवा। सेवा का कंट्रीब्यूशन उतना ही है जो तृतीय क्षेत्र का है। अगर आपको सेवा का याद है, आपको सेवा का याद मैं पिछले क्लास में कराया हूं, नहीं देखे हो तो जरूर देखिए पिछला क्लास। तो सेवा का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 35.30, 35.30 होता है सेवा का कंट्रीब्यूशन, 35.30 होता है। सेवा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 35.30 होता है सेवा कंट्रीब्यूशन। चलिए अब ये हम लोग पढ़ लिए, पूरा कंट्रीब्यूशन खत्म, पूरा भागीदारी जो था वो हो गई समाप्त। एक प्रश्न और आता है, जिस तरह से हम लोग कृषि का, उद्योग का, सेवा का वृद्धि देखते हैं कि पिछले साल से इस साल कितना वृद्धि हुआ। पिछले साल तुम 100 रुपए कमा रहे थे तो इस साल 115 रुपए कमा रहे हो, तो 15% का वृद्धि हुआ। उसी तरह से देखते हैं हम लोग कि प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का कितना वृद्धि हुआ। एक चीज याद रखिएगा, योगदान हमेशा एग्रीकल्चर का जो होता है, थोड़ा सा चीज मैं आपको समझाना है। कई लोग इसमें ही हलवा बनाए रहते हैं कि अरे रे क्या हो गया भैया मेरे साथ, ठीक है। देखिए, एक होता है योगदान, एक होता है योगदान या कंट्रीब्यूशन। योगदान या कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन होता है किसका किसका? कृषि का, एग्रीकल्चर का, उद्योग का और सेवा का, ठीक है। जब भी कंट्रीब्यूशन की बात आएगी, ये हमेशा हमेशा आपका लगभग, कृषि का क्या बताया था मैं आपको, 15 से 20 के, उद्योग का 45 से 50, इसका 35 से 40 के बीच में होगा। तो कंट्रीब्यूशन देखिए बड़ा नंबर रहता है। कई लोग गलती का करते हैं, कंट्रीब्यूशन की जगह, आपका योगदान की जगह वृद्धि कर देते हैं, वृद्धि की जगह योगदान कर देते हैं। और वृद्धि जो होती है ग्रोथ रेट, ठीक है, जो आपका ग्रोथ रेट या वृद्धि होती है, वृद्धि, वो हमेशा 10 से नीचे ही रहता है। वृद्धि 10 से नीचे। जैसे आपका कृषि का लगभग सबसे कम कृषि का ही रहता है, कुछ 5 के आसपास, ठीक है। फिर दूसरा उद्योग का वृद्धि होती है 5, 6 के आसपास। और आपका हमेशा जो सेवा का रहता है वो 8 के आसपास। मतलब आप मेरे को ये सब चीज आसपास क्यों समझा रहा हूं मैं, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वह 15, 45 और 35 के आसपास है। योगदान और वृद्धि से कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। योगदान मतलब अगर छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमा रहा है, बाबा छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमा रहा है, तो कृषि से 15 रुपए कमा रहा है, उद्योग से 45 रुपए कमा रहा है और सेवा से 35 रुपए कमा रहा है। और वृद्धि क्या है कि अगर पिछले साल आप कृषि से 100 रुपए कमाए, इस साल 105 रुपए कमाए, तो 5 रुपए आपकी वृद्धि है, ठीक है। तो वृद्धि, और उसमें देखिए हमेशा 10 से कमा रहा है, ये हम क्या 10 से ऊपर आ रहा है हमेशा ये वैल्यू, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं तो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन चेक करता हूं मैं, भाई बोलते हैं सही, उसको आंसर पता रहता है, लेकिन उद्योग को वृद्धि में टिक मार के आ जाता है भैया, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या हो गया बोर्ड को। हाँ,
अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्लास लेते लेते गला दर्द देने लगता है। 3 क्लास हो चुका है, अभी एक और क्लास है कंप्यूटर का। चलिए ये आ गया आपका। हम लोग क्या पढ़े भैया? हम लोग पढ़ रहे हैं किसका हम लोग पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि पढ़ रहे हैं। हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग योगदान पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि, तो प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र की कितनी वृद्धि है? 5.75। 5 से शुरू हो रहा है और 5 से ही खत्म हो रहा है। 5.75 प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि है। प्राथमिक क्षेत्र की कृषि की वृद्धि भी उतनी ही थी, 5 के आसपास, 5.38। 5.38 कैसे कहते हैं? 5.3, 5 और 3 को जोड़िए 8, 5.38 कृषि की वृद्धि थी। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 5.75, 5.75 प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि है। कृषि की वृद्धि 5.38। चलिए, और 5.39 क्या था? आप कमेंट में बताइए। 5.39 कुछ कृषि से ही रिलेटेड कुछ चीज था। 5.39 जो बताएगा उसका आंसर मैं पिन करके हार्ट दे दूंगा। बता दो भाई, इतना मेहनत करता हूं। 5.39 कमेंट में बताइए भैया क्या है 5.39। ठीक है, अब आ गया सेकेंडरी सेक्टर, या सेकेंडरी सेक्टर ही, सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की वृद्धि देखते हैं हम लोग। सेकेंडरी सेक्टर की जो वृद्धि है वो है, जो द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि है वो है 7.10, 7.10। और हमको पता है उद्योग की वृद्धि बढ़ चुके हैं 6.92। उद्योग की वृद्धि पिछले क्लास में पढ़े हैं, नहीं देखे हैं फिर से देखिए, जरूर देखिए। देखिए तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सेवा, तृतीय क्षेत्र और सेवा में कोई फर्क नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र की जो वृद्धि होगी, तृतीय क्षेत्र का जो योगदान होगा वही होगा सेवा का योगदान। ये जो मैं फोटो लेके आता हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे से काट पेट करके लेके आता हूं कि कहीं भी कोई मेरे को लिखने में भी डेटा गलत ना हो और मैं आपको गलत ना पढ़ा दूं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि कितनी है भैया? 8.54%। 8, 5 और 8 का आधा 4, 8.54% वही है सेवा की वृद्धि। और वही किसकी है? किसकी वृद्धि है? आपकी तृतीय क्षेत्र की। अब जो प्रश्न आता है, अब ये सीजीपीएससी का आजकल नया ट्रेंड पूछा है। नया ट्रेंड क्या है? वो बोलता है कि चल भैया तेरे को ये बता, तू मेरे को कि तू योगदान कर रहा है, तो मेरे को बता कि आपका कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका? या बोलेगा कि सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका? तो वो भी रटना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? रटना पड़ेगा। तो देखिए ये डेटा, ये टेबल मैं बनाया हूं आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो पहला प्रश्न हमारा जो बनता है ना, वो बोलता है कि कृषि, तो ये भी कृषि है। अरे लाल से लिखा जा भैया, ये भी कृषि है, ये भी कृषि है, ये भी कृषि है, ये भी कृषि। तो पहला प्रश्न बनता है कि इतना कृषि है ना? तो पहला प्रश्न बनता है कि ये है आपका ये योगदान और ये है वृद्धि। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनता है कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी हो? कृषि क्षेत्र में क्या क्या है भैया? फसल है, ठीक है, क्रॉप्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, वन उद्योग है, फॉरेस्ट्री है, और क्या है? फिशरीज है, मछली उद्योग है। तो ये सब चारों इंग्लिश मीडियम वाले भी बता दिया भैया, है ना? आपका क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, इन चारों में से फसलें, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, इनमें में से सबसे ज्यादा योगदान किसका? सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी? तो जो सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है वो है फसलों का। फसलों का मतलब अगर प्राथमिक क्षेत्र 100 रुपए कमा रहा है तो फसल से 9 रुपए आ रहा है, बाकी सबसे 1 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका योगदान किससे है? किसका योगदान? आपका फसल का। पूछेगा कि कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है? पशुपालन की। बाकी 4 है, 3 है, 8 है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है? पशुपालन की। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, प्रिंट करवा लें अगर आपसे प्रिंट होता है, और एकदम रोज पढ़ें, पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। एडीआई में, स्पेशली एडीआई में कठिन क्वेश्चन पूछेगा, आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबू।
इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है, दूसरा प्रश्न कि प्राथमिक सेक्टर क्षेत्र, हम कृषि तो जान गए, अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछ दिया तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका, तो बोलोगे प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में ये भी जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, ये पांचों है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये तो 9 था, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, खनन उत्खनन का, 11.16। प्रश्न आएगा दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी, तो वृद्धि फिर इसी की है, पशुपालन की, कंफ्यूजन नहीं होना है। कृषि में सबसे ज्यादा योगदान, कृषि में सबसे ज्यादा योगदान किसका है भैया, फसल का, फसल का। कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है, पशुपालन की, है ना, 10%। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका, किसका, खनन उत्खनन का, 11.16। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी, किसकी, फिर से पशुपालन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट उद्योग समूह। अब ये जो नेक्स्ट है ये है द्वितीय क्षेत्र। अब प्रश्न है कि द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका, तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विनिर्माण का है, 18.13%। तो द्वितीय क्षेत्र में देखिए बाकी सब काम है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका, विनिर्माण का। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी, तो किसकी भैया, विद्युत गैस जल आपूर्ति की, 9.52%। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी, आपकी विद्युत की, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा उद्योग में सबसे ज्यादा योगदान किसका, उद्योग में भी यही है 18%। उद्योग में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी, तो उसमें भी यही आएगा ना। एक मिनट देख लेते हैं, आपका इसकी वृद्धि कितनी है, ये है 9.52 ना, हाँ इसी की होगी, ठीक है। विद्युत गैस जल आपूर्ति की होगी उद्योग में। तीसरा प्रश्न, सेवा में सबसे ज्यादा योगदान किसका, तो सेवा में सबसे ज्यादा योगदान कौन है, स्थावर संपदा आवास का, 8.02। पूछेगा सेवा में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी, तो वृद्धि है व्यापार होटल। खुद सोचिए ना, दिन प्रतिदिन व्यापार होटल, आए दिन नया होटल खुल जाता है, ठीक है। आप जाते हैं इंस्टाग्राम फोटो खिंचवाते हैं, वहां पे आए दिन नया होटल खुल रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वृद्धि होटल की, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे। अब मैं ना ये टेबल यही बस बना दिया हूं, इतना कहानी मजबज क्यों करना। ये है आपका प्राथमिक, ये है आपका प्राथमिक, ये है आपका द्वितीय, ये है आपका तृतीय, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो सबसे ज्यादा आपका प्राथमिक का जो वो है योगदान प्राथमिक का कितना है, 27%। द्वितीय का कितना है, 36.76.74%। तृतीय का 35.30%। ग्रोथ रेट प्राथमिक का कितना है, प्राथमिक का आपका वृद्धि कितनी है, प्राथमिक की 5.75। द्वितीय की कितनी है, 7.10। तृतीय की कितनी है, 8.54। अब प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, खनन उत्खनन का, किसका, खनन उत्खनन का, 11.16। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, वृद्धि किसकी है, वृद्धि है एनिमल हस्बेंड्री, किसका, पशुपालन का, 10.02। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विनिर्माण का कितना, 11.13%। मैन्युफैक्चरिंग का। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है, आपका विद्युत गैस जल आपूर्ति की, 9.52%। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका, व्यापार का, बिजनेस का, व्यापार का, कितना भैया, 8.02%, ठीक है ना। और तृतीय क्षेत्र में, एक मिनट यहां पे लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, आपका स्थावर संपदा का, यहां पे गलत लिखा हुआ है। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, स्थावर संपदा का, यहां पे व्यापार क्यों लिखा है, वही प्रिंटिंग मिस्टेक, स्थावर संपदा का, स्थावर संपदा, ठीक है, स्थावर संपदा का है तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है, आपका व्यापार का, 14.08%, है ना।
चलिए चलिए चलिए, बस थोड़ा सा बचा है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर से एक बार फिर रटेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में फसल का, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान खनन उत्खनन का, अरे कृषि में फसल का योगदान, कृषि में योगदान सबसे ज्यादा फसल का, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? खनन उत्खनन का है। आपको डेटा भी याद करना है, 9.67%, 9.67% याद करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। इसका 11.16%। देखते हैं आगे। अब उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान या द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान, दोनों का एक ही आंसर होगा। क्या होगा? विनिर्माण 18.13%, विनिर्माण 18.13%। उसके बाद देखते हैं तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका क्या भैया? योगदान। योगदान किसका है? स्थावर संपदा, आवास, है ना, स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं। कितना है? 8.02%। अब तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है भैया? अब क्या प्रश्न आ रहा है? एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, तीनों को मिलाकर सबसे ज्यादा योगदान किसका? तो विनिर्माण का है 18.13%। मैन्युफैक्चरिंग का प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, तीनों क्षेत्र हो, कृषि हो, इंडस्ट्री हो, सेवा हो, सबसे ज्यादा योगदान, मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 18 रुपए किससे? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि? सबसे अधिक वृद्धि मतलब अगर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों को मिला दिए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को मिला दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को मिला दिए, कृषि, उद्योग, आपका वो सेवा को मिला दिए, तो सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई है? व्यापार, होटल, जलपान का 14.06%, ठीक है। अब तीनों क्षेत्र में सबसे कम योगदान, सबसे ज्यादा पूछ दिया तो सबसे कम नहीं पूछ सकता है। तीनों क्षेत्र में सबसे कम योगदान किसका है? सबसे कम योगदान तीनों क्षेत्र में सबसे कम किसका है? भंडारण का है ना। और पिछले वर्ष की तुलना में तीनों क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि, सबसे कम वृद्धि किसकी है? रेलवे की है, माइनस में है 7.38%, ठीक है। हमारा जितना भी इकोनॉमिक सर्वे है, जितना भी क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो अगर आप समझ लीजिए 10 क्वेश्चन उठाएंगे तो आपका 9 क्वेश्चन इतने से ही फंस जाएगा। आपको इतना मेहनत किया मैं इसमें, मेरे को पूरा डेटा उटा सर्च मारना पड़ा है। आप जरूर बताइएगा मेरा मेहनत आपको कैसा लगा है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे ये बताएं कि आगे आपको क्या पढ़ना है। आप जो कमेंट में बताएंगे वही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे आपको क्या पढ़ना है। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।